जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था, जो हमारा टॉपिक था लास्ट टाइम विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी में जो मेजर रोल प्ले करती है कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जो है रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, जिसको हम एंगुलर और शेयर डिफॉर्मेशन में जिसको हम बोल देते हैं विस्कोसिटी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि रेजिस्ट करती हैं किसी भी फ्लूइड को डिफॉर्म होने में, उसको हम बोल देते हैं विस्कोसिटी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो उनको हम कोहेसिव फोर्सेस भी कहते हैं, यानी कि सिमिलर अगर तो पार्टिकल्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो तो उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। इसी तरह अगर दो डिफरेंट मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स अट्रैक्शन की हो तो उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी आपस में जो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, उनको हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। अब वो अगर वाटर किसी जार में है या किसी ग्लास में है, तो ग्लास के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी अट्रैक्शन की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ एडहेशन। तो मेनली दो टाइप की ये फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन की बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें इन कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से आप लोगों ने मे भी ये ऑब्ज़र्व किया, और जो स्टिल वाटर होता है जैसे कि तालाब वगैरह, उसके ऊपर इंसेक्ट वगैरह बाज़ दफ़ा आपने ऑब्ज़र्व किया वो मूव कर जाते हैं, उनके ऊपर वो मूव कर रहे होते हैं। वो उसकी रीज़न क्या है, वो कैसे मूव कर जाते हैं? असल में सरफेस के ऊपर एक थिन सी लेयर बन जाती है, उस लेयर के ऊपर वो मूव करते हैं। वो लेयर बनती किस वजह से है? जब भी दो डिफरेंट मीडियम्स आपस में जहाँ पे जॉइंट करेंगे, वहाँ पे जो फोर्सेस का इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से एक लेयर सी बनती है, बारीक सी थिन सी, एक उसको बोलते हैं फिल्म बनती है। फिल्म कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के कम्बिनेशन से बनती है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो वाटर की सरफेस के ऊपर से पास आउट करता है। यही कहता है कि जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो किसी भी लिक्विड की जो रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। जबकि जो एडहेसिव फोर्सेस होती हैं ये एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ अटैच करने में मेजर रोल प्ले करती है। जैसे कि आप पहले भी मैं बात कर रहा था, पानी अगर ग्लास में है तो आप उसको हम डेल भी दें तो फिर भी पानी का कुछ पोर्शन जो है वो उस ग्लास के साथ अटैच रहता है, वो बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्सेस। अच्छा जी, उसके बाद जो है, जो मैं बात कर रहा था, टू डिफरेंट मीडियम्स या टू डिफरेंट फ्लूइड्स, लिक्विड भी हो सकते हैं या लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं, इनका जो इंटरफेस होता है, जो मिक्सिबल फ्लूइड्स होते हैं यानी कि जो आपस में मिक्स एबल नहीं होते, उनकी जो सरफेस है, जॉइनिंग सरफेस, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं, उस सरफेस पे जो मैं अभी बात कर रहा था कि आउट ऑफ बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स होती है, मतलब एडहेशन प्लस कोहेसिव फोर्स, जिसकी ये अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला सेंटर वाला, अब इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसको अगर हम ए बोल देते हैं,
सी बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ये सेंटर वाले को बी बोल देते हैं, नीचे वाला उसको ए फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं। इसमें देखें, आप ऑब्जर्व करेंगे बी को सी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ए भी अपनी तरफ खींच रहा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना मॉलिक्यूल्स की आपस की, तो बी को ए भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह बी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बी सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये टू वे फोर्सेस हो गई, कोहेसिव फोर्सेस हो। इसी तरह बी को ये वाला पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बी के ऊपर हर तरफ से जो फोर्सेस होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, तो वो जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे रहेगा। सही है ना। जिस फोर्स से ये मॉलिक्यूल बी को अट्रैक्ट कर रहा है उसी फोर्स से ये कर रहा है, तो वो इन एक दूसरे की फोर्स जो है उसको कैंसल आउट कर देंगे, तो ये यहीं पे रहेगा। इसी तरह बी को ये नीचे वाला ए पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि सी अपनी तरफ कर रहा था, दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में फोर्सेस कैंसिल हो गई, तो ये इसी पोजीशन में रहेगा। जबकि ये जो टॉप पे सी पार्टिकल है, सी मॉलिक्यूल है, इसी तरह ये जो एक लेयर है टॉप लेयर, बी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन सी के ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। यहाँ पे अगर कोई दूसरा मीडियम है जैसे कि एयर गैस वगैरह, तो गैस के मॉलिक्यूल के साथ इसकी जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू बी की जो सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की फोर्स है। तो इसलिए ये जो बैलेंस नहीं होगा तो सी जो है बी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू गैस जो इस तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरह ये वाला भी, इसी तरह टॉप की जितनी भी लेयर पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स इनसाइड। तो इसी वजह से क्या होता है, जो सरफेस का एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। सरफेस पे जो इम्बैलेंस, ये जो आउट ऑफ बैलेंस की बात कर रहा था यहाँ पे, आउट ऑफ बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगी बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये आउट ऑफ बैलेंस जो फोर्स क्रिएट होती है, या जो आउट ऑफ बैलेंस फोर्स बनती है यहाँ पे आकर जो अप्लाई होती है, वो फोर्स रोल प्ले करती है कि एक थिन फिल्म सी क्रिएट हो जाती है सरफेस पे, जिस पे मैं बात कर रहा था कि इंसेक्ट्स वगैरह जो है मूव कर सकते हैं। तो ये इम्बैलेंस फोर्सेस की वजह से टॉप की सरफेस के ऊपर एक टेंशन सी क्रिएट हो जाती है। मतलब वो क्या करते हैं, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स टॉप वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन की वजह से एक टेंशन सी क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोल देते हैं सरफेस टेंशन, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर एक्ट करती है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम जो सरफेस के ऊपर फोर्स मेजर करते हैं वो करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ में, क्योंकि वो जस्ट एक सरफेस है, यहाँ के एरिया है, वो उसको वो कहता है कि वो हम हमेशा फोर्स पर यूनिट लेंथ में
मेजर करेंगे। दूसरा इसमें कहता है कि जब टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है तो सरफेस टेंशन जो है वो रिड्यूस होती जाती है। उसकी क्या रीज़न है? आपको पहले ही मैंने बताया था कि कोहेसिव फोर्सेस जो हैं, जो बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स होती हैं लिक्विड की फॉर्म में, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो फोर्सेस वीक होती जाती हैं। जैसे ही वो वीक होती जाएंगी तो सरफेस पे टेंशन जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना। तो सरफेस पे टेंशन इसी वजह से है ना कि वो नीचे वाले पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसको सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब फोर्स वीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली टेंशन ऊपर सरफेस पे कम हो जाएगी। तो वो कहता है जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होती हैं या कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। ये जैसे आप देख रहे हैं इस टेबल में, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है सरफेस टेंशन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ठीक है। तो यही इसने यहाँ पे बताया हुआ है, ये जो नीचे दो पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है कहता है कि जो हमारा कैपिलरी एक्शन होता है, कहता है जो कैपिलरी एक्शन होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन फ्लूइड्स बाय फाइन ट्यूब्स और पोरस मीडिया। यानी कि पोरस मीडिया के थ्रू ये जो है एक फोर्स एक्सर्ट करती है किसी भी सरफेस पे। कहते हैं ये प्रॉपर्टी होती है फोर्स की जो फ्लूइड्स के ऊपर अप्लाई करती हैं बिकॉज ऑफ फाइन ट्यूब्स और पोरस मीडिया। और इसमें दोनों फोर्सेस मेजर रोल प्ले करती हैं, कोहेसिव और एडहेसिव दोनों फोर्सेस जो है इसमें रोल प्ले करती हैं। और इसमें जो है अगर कोहेसिव फोर्सेस कंपैरेटिवली जो है वीक होंगे एज कम्पेयर टू एडहेसिव, तो क्या होगा उस सूरत में, क्या होगा जो है ना, लिक्विड जो है वो जस्ट सरफेस को वेट करेगा और ऊपर की तरफ वो ट्रैक्ट होगा या ऊपर की तरफ वो राइज करेगा। किस केस में? जब वो एडहेसिव फोर्सेस जो हैं स्ट्रॉन्ग हो। तो जो कैपिलरी एक्शन का ज़्यादातर जो मेजर पोर्शन या कैपिलरी एक्शन जो होता है वो ज़्यादातर इसी एडहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है कि पार्टिकल्स के आपस में फोर्सेस जो वीक होती हैं, जबकि दूसरे मटेरियल के साथ उनकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसी वजह से वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ कैपिलरी एक्शन की वजह से मूव कर जाता है। दूसरी सूरत में कहता है अगर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो तो लिक्विड जो है वो डिप्रेस होगा, डिप्रेस फॉर्म में होगा, जैसा कि इन केस ऑफ मरकरी। मरकरी के मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस। तो इस तरह की एक सरफेस क्रिएट होगी, ये जो ट्यूब में आपको नज़र आ रही है। जबकि दूसरे केस में वाटर या कोई ऐसा मटेरियल जिसमें एडहेसिव फोर्सेस में इस तरह की सरफेस क्रिएट होगी, पार्टिकल्स साइडों से ऊपर की तरफ होंगे, सेंटर में नीचे होंगे। जबकि यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस और सॉरी कोहेसिव फोर्सेस जिस स्ट्रॉन्ग होंगी उसमें जो पार्टिकल्स हैं इस फॉर्म की सरफेस क्रिएट करेंगे, यानी कि साइडों से वो नीचे है और सेंटर से वो ऊपर है। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डिप्रेस होगा जिस फॉर्म में कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, जबकि जिसमें एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में वो राइज करेगा। वो कहता है इसी वजह से जो ग्लास ट्यूब है उसमें जो वाटर जो है वो राइज करता है, जबकि मरकरी जो है वो डिप्रेस होती है। और ये जो कर्व क्रिएट होती है
अपवर्ड साइड पे या डाउनवर्ड साइड पे इसको वो कहता है मेनिस्कस कर्व या ट्यूब। ठीक है, ये याद रखना है। ये यहाँ पे फोर्सेस का बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन शो किया हुआ है कि ये जो वाटर है कैपिलरी की वजह से मूव कैसे करता है। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो कैपिलरी एक्शन की फोर्स होगी जो ऊपर की तरफ पानी को मूव करवाने की ट्राई करेगी, जबकि दूसरा इसका जो वेट है वो क्या करेगा, पानी को बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये इसका वेट और ऊपर की तरफ जो फोर्स इसको मूव कर रही है दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो उस पॉइंट पे जाकर ये पानी रुक जाएगा। अदरवाइज अगर ऊपर वाली अडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो पानी ऊपर आहिस्ता आहिस्ता और मूव करता जाएगा अनटिल कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यानी कि इसका वेट और ये अडहेसिव फोर्स जो ऊपर की तरफ इसको मूव करवा रही है दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम एक कंडीशन देखते हैं क्या होगा। फोर्स जो लग रही है ऊपर की तरफ, लग कहाँ पे रही है, सरकमफ्रेंस पे लग रही है, तो फोर्स इंटू सरकमफ्रेंस इक्वल होना चाहिए इसके वेट के, तभी ये स्टिल हो जाएगा। अदरवाइज ये कंटिन्यूसली मूव करेगा अपवर्ड साइड। तो जो फोर्स लग रही है उसमें ये देखें फोर्स एक एंगल पे लगेगी, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा कंपोनेंट, एक ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा, इसी तरह एक इसका ऊपर की डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स हैं ये एक सेकंड, डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में देखें, अब ये जो अपोजिट साइड पे कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि जो इसकी मूवमेंट वाटर की होगी जो अपवर्ड साइड पे कंपोनेंट है उसकी वजह से होगी। अब अपवर्ड साइड पे जो कंपोनेंट है अगर ये एंगल है तो ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा साइन अल्फा होगा और ये ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस का। तो दोनों साइडों पे लग रही है। ठीक है, तो ये फोर्स का हम कह देते हैं एक साइड पे अगर कंसीडर करें सिग्मा कॉस थीटा। सरकमफ्रेंस जो है उसको 2 पाई r से ले लिया, तो ये यहाँ पे ये आ गई हमारी। दूसरा जो वेट है, वेट हमें पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट ओवर वॉल्यूम यही होता है ना। तो यहाँ पे आप वेट तो कर नहीं सकते, तो फिर आप किस फॉर्म में ले आएंगे, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। वेट की जगह पे हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। नेक्स्ट अगर इसको रीअरेंज कर लें 2 पाई r सिग्मा कॉस थीटा इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम क्या होगा इसका, पाई r स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और h क्या है इसकी हाइट है। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, तो पाई r स्क्वायर इंटू एच ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें, r से कट गया, पाई पाई से गया, 2 सिग्मा कॉस थीटा रह जाएगा और r सिग्मा 2 सिग्मा कॉस थीटा रह गया और बाकी स्पेसिफिक वेट इंटू 1 एक r जो है नीचे आ जाएगा। तो ये जो h है इसको बोलते हैं हम कैपिलरी राइज। ठीक है, सरफेस टेंशन का सिग्मा इन यूनिट्स ऑफ, सिग्मा जो है सरफेस टेंशन इन यूनिट्स ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, थीटा जो है वो वेटिंग एंगल है। ठीक है, और स्पेसिफिक वेट का आपको ऑलरेडी पता है
आर रेडियस एच कैपिलरी राइज है। तो कैपिलरी राइज देखना हो किसी भी लिक्विड का, उसमें हमने देखना होता है उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है कि फोर्स कितनी लग रही है, एंगल किस पे लग रही है, स्पेसिफिक वेट क्या है उस लिक्विड का, और रेडियस क्या है उस ट्यूब का। कहते हैं ये जो एक एक्सप्रेशन है कैपिलरी राइज को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कहता है जो, और दूसरा वो कहता है जो थीटा है वो वाटर के लिए 0 डिग्री होता है, जबकि मरकरी के लिए 140 डिग्री होगा। इसी तरह कहता है मेनिस्कस लिफ्ट्स जो है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है नियर द ट्यूब वॉल्स इन एडिशन टू द वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच ओवर। कहता है जो वॉल्यूम इसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अलावा भी मेनिस्कस वॉल्यूम भी होगा इन केस ऑफ स्मॉल ट्यूब्स, जबकि लार्जर ट्यूब में एक तो उसका वॉल्यूम होगा, दूसरा मेनिस्कस जो है वो मेजर रोल प्ले करेगा। तो कहता है अगर तो मरकरी और वाटर का इंटरेक्शन है और मरकरी और एयर का इंटरेक्शन है, तो दोनों फॉर्म में जो सरफेस टेंशन है वो डिफरेंट होगी। कहता है अगर वाटर के साथ कांटेक्ट होगा तो फिर इसकी सरफेस टेंशन जो है कंपैरेटिवली कम होगी, और अगर डायामीटर लार्जर दैन 12 मिलीमीटर हो तो कैपिलरी के जो इफेक्ट्स हैं वो नेग्लिजिबल होंगे। डेट्स मीन के कैपिलरी इफेक्ट उस वक्त ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जब ट्यूब का डायामीटर लेस दैन 12 मिलीमीटर हो। इसी तरह कहता है मोस्टली इंजीनियरिंग इश्यूज में जो है सरफेस टेंशन का इफेक्ट होने के बराबर होता है, जबकि कैपिलरी राइज जो है वो मेजर इफेक्ट प्ले करती है। इसी तरह वो स्मॉल ट्यूब्स अगर होंगी लेस दैन 12 मिलीमीटर तो उस वक्त भी जो कैपिलरी का इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट होगा। और जब हाइड्रोलिक मॉडल्स की स्टडी की जाए तो उसमें अगर मॉडल्स स्मॉल हों तो उसमें मेजर रोल प्ले करती है सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन। उसके बाद आ गया हमारे पास वेपर प्रेशर। ये यहाँ तक हमारा सरफेस टेंशन का पार्ट था। तो कहता है सिर्फ वेपर प्रेशर में क्या होता है, जो लिक्विड्स होते हैं कोई भी उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवेपोरेट होते हैं, और जो उनके ऊपर सरफेस होती है उसमें वो एंटर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर सरफेस पे है तो उसके ऊपर अगर ओपन एयर है तो वाटर के मॉलिक्यूल वेपोराइज होके वाटर की सरफेस से निकल के एयर की सरफेस में चले जाते हैं। लेकिन अगर वो कन्फाइंड स्पेस हो, ऊपर से वो बंद हो, तो वो उसी स्पेस के अंदर रह जाते हैं, वो कन्फाइंड स्पेस में वो एस्केप नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं जो उस कन्फाइंड स्पेस में चले जाते हैं पार्टिकल, वो क्या करते हैं वो प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं अनटिल के जो प्रेशर है इतना ज़्यादा हो जाए कि वो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स दोबारा उसी लिक्विड में एंटर हो जाए। तो इस पोजीशन को, इस प्रेशर को वो बोलता है सैचुरेशन प्रेशर। इसी तरह बॉइलिंग पे पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसे बॉइलिंग प्रेशर बोल देगा। इसी तरह अगर ये वेपोराइज्ड मॉलिक्यूल किसी ऐसी स्पेस से पास करें जहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत कम हो, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं कैविटेशन क्रिएट करते हैं, मतलब कि ये बबल्स की फॉर्म में बन के ब्लास्ट होते हैं और
जो सरफेस होगी उसको अरोड करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में था ये वेपर प्रेशर में के बारे में। उसके बाद अपेंडिक्स हैं आपके कुछ, ये आपके लिए काम आएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर जो बुक के एंड में है, टेबल A1, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर गिवन है, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर पे वाटर का स्पेसिफिक वेट क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी क्या होगी। इसी तरह काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हेड, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं एट डिफरेंट प्रेशर फॉर वाटर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये देखें 0, 5 डिग्री, 10, 15, 20, 25, इसी तरह 5 डिग्री का लैप्स रेट है। अगर आपके पास आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए 23 डिग्री पे, तो आपने क्या करना है, इंटरपोलेशन के थ्रू स्पेसिफिक वेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटरपोलेशन कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक वेट को आप की वैल्यू आपने 17.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता है कितनी आ रही है, 9.798 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह 20 डिग्री पे 9.789 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, जबकि आपने किस पे लेनी है, 17.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो किस तरह आप लेंगे, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 17.9 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल होगा किसके, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 के बाद 798 के बाद 789 आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसलिए पहले हायर को लेंगे, माइनस क्या करेंगे इसमें से, इन दोनों का डिफरेंस 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस डिवाइड किससे करेंगे, ये जो 20 माइनस 15 का डिफरेंस, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 17.9 माइनस 15 से। जैसे कि आपको कहा जाए कि 10 एप्पल्स की जो वैल्यू है वो है फॉर एग्जांपल 100, तो आपसे कहा जाए कि 20 की फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, 10 एप्पल्स की वैल्यू डेट इज़ 100, 1 की वैल्यू 100 ओवर क्या करेंगे 10, 20 की वैल्यू 100 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहाँ पे भी वही किया गया। ठीक है, इंटरपोलेशन यूज़ की गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 17.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू आ जाएगी स्पेसिफिक वेट की। ये इसको इंटरपोलेशन को अच्छी तरह आपने देख लेना है। ये रिड्यूस हो रही है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है यहाँ पे। अगर ये इंक्रीज़ हो रही होती टेम्परेचर के इंक्रीज से, तो फिर यहाँ पे प्लस का साइन आना था। ठीक है, ये याद रखना है आपने। या अगर आप यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते स्पेसिफिक वेट और 20 डिग्री से प्लस यहाँ पे साइन आना था। यहाँ पे पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस स्पेसिफिक वेट एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना यहाँ माइनस का साइन, ये चेंज हो जाने थे सारे साइन। इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये डिफरेंट गिवन है। ये डिफरेंट टेबल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन लिक्विड्स, डिफरेंट लिक्विड्स की स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉमन गैस की सी लेवल एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद आ गई आपकी असाइनमेंट। फर्स्ट चैप्टर बुक अगर आप देखेंगे उसके एंड पे एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम, ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है। कौन कौन सी एक्सरसाइज प्रॉब्लम, 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 7, 12, 16 until 26। ये बुक कौन सी लेनी है आपने, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, सही मैट्रिक एडिशन लेना है आपने। आपने असाइनमेंट जो बनानी है A4 पेजेस पे बनानी है, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम,
सेक्शन डिग्री आपने टॉप राइट कॉर्नर ऑफ फर्स्ट पेज लिखना। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गिवन डाटा, रिक्वायर्ड डाटा, सॉल्यूशन, जैसे एग्जांपल्स हमने की हैं उसमें सबसे ऊपर स्टेटमेंट होती थी, उसके नीचे मैं दिखाता था ये गिवन डाटा है, ये रिक्वायर्ड है और उसके बाद सॉल्यूशन, अगर याद हो आपको तो इसी तरह करते थे हम। अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम जो हमने की, ये देखें, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गिवन, रिक्वायर्ड और उसके बाद सॉल्यूशन। इसी तरह आपने करनी है अपनी जो असाइनमेंट होनी है उसमें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सॉल्व करके सारी पेज नंबर लगाने हैं, पेज नंबर लगा के उसको स्कैन करना, स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बनानी है। उस पीडीएफ फाइल का जो नाम रखना है आपने, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसका नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्शन को नाम होगा, और आपने असाइनमेंट अपनी सबमिट करनी है बाय नेक्स्ट, ये थर्सडे लिखा हुआ है, आप थर्सडे की बजाय कर लें फ्राइडे कर लें, बाय फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे जो है, यानी कि ये फ्राइडे आएगा आपका 9 तारीख को। ठीक है, सीआर को आपने सबमिट कर देनी है अपनी अपनी क्लास के। जो सीआर होगा वो कंपैक्ट एक एक फोल्डर बनाएगा अपनी क्लास का। ठीक है, एक फोल्डर बनाएगा, उसमें सारी असाइनमेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, यानी कि फाइल्स के नेम रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज होंगे, साथ एक लिस्ट बनाएगा जिसने सबमिट की होंगी। आपने सीआर ने, हर क्लास के सीआर ने मुझे फ्राइडे बाय 4 PM ईमेल कर देनी है। ठीक है, तो ये यहाँ तक कि आपका लेक्चर, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप अपनी क्लास के दौरान हम इसको डिस्कस कर लेंगे व्हाट्सएप पे या जूम मीटिंग पे। ठीक है, ठीक है जी, एंड करते हैं, ओके जी।